हेलो मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मैं सुमन साकेत फिर से आपकी सेवा में 21 और 22 जून की ताज़ा तरीन टॉप हेडलाइंस को लेकर उपस्थित हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई सुमन साकेत, मंत्रास ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पर। आपको पता है कि ये जो सेशन है वो हर रोज़ हम करंट अफेयर्स के टॉप हेडलाइंस को इंक्लूड करते हुए आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं, जो कि बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ जो भी मैं हेडलाइंस को इंक्लूड करता हूँ बेसिकली वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी यहाँ हेडलाइंस इंक्लूड किए जाते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से लिए जाते हैं, जिसमें जो हम सोर्स यूज़ करते हैं वो जो सोर्स है वो द हिंदू का, द इकोनॉमिक टाइम्स का, पीआईबी का, पीटीआई का, इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर, लोकसभा, ईटीसी जैसे मुख्य सोर्सेज को यूज़ करते हुए हम उस हेडलाइन को इंक्लूड करते हैं। दूसरा ये कि यहाँ जो भी हेडलाइंस इंक्लूड किया जाता है बेसिकली उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ विथ स्टैटिक जो है डिस्कस करते हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जुड़े हुए हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशन को कमेंट के थ्रू बताएं, ताकि हम और भी बेहतर इसको बना सकें। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेशन जो स्टार्ट होता है वो कोट के साथ होता है। आज के कोट की अगर बात करें तो आज का कोट हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो ये जो कोट है, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, आपको जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल करना है, आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है, आपको अपने जीवन में अपने नाम को एक अलग पहचान देनी है, तो आपको जो है आपको जो है बेसिकली जो आप डेडिकेशन के साथ जो काम कर रहे हैं उस काम को करना है और अपने इरादे में भटकाव को नहीं लाना है। आप यकीन मानिए कि आपको वो जो आपने सोच कर रखा है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो इस ब्यूटीफुल कोट के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने हेडलाइन की तरफ। हम बात कर लेते हैं अपने पहले हेडलाइन की। हमारा पहला हेडलाइन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है एक एमओयू साइन किया है। किसके साथ? तो सिडबी के साथ। किस लिए? तो पीएम स्वनिधि के लिए जो है ये मिनिस्ट्री ने एक एमओयू साइन किया है। बेसिकली ये जो एमओयू साइन किया गया है वो साइन जो किया गया है वो स्ट्रीट वेंडर के लिए जो है बेसिकली ऋण और एक तरह से कह लें कि लोन को प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। तो चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA हैज memorandum of understanding with Small Industries Development Bank of India to make latter as the implementation agency for Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi, a special microcredit facility for street vendors। MOHOU ने सिडबी के साथ एक MOU साइन किया है जो पीएम स्वनिधि के लिए जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह काम करेगी और बेसिकली ये स्ट्रीट वेंडर को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी को जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो आपको इस पहले एक्सप्लेनेशन से आपके लिए एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर बात कर ली जाए पीएम स्वनिधि की, तो इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स
आत्मनिर्भर निधि। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। पीएम स्वनिधि वाज लॉन्च्ड बाय द MOHUA on June 1st, 2020 for providing affordable working capital loan to 50 lakhs street vendors to resume their livelihoods that have been adversely affected due to COVID-19 lockdown. Under the scheme, the vendors can avail a working capital loan of up to rupees 10,000, which is repayable in monthly installment in the tenure of 1 year. Basically ये जो पीएम स्वनिधि माफ कीजिएगा, बेसिकली ये जो पीएम स्वनिधि योजना है, इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो है ये योजना 1 जून 2020 को लागू की है। इसके तहत जो बेसिकली जॉब लेस और यूं कह लें कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़क के किनारे जो है रेडी लगाते हैं या वो अपना जो है दिनचर्या चलाते हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली ये योजना की शुरुआत की गई है। इसमें कहा गया है कि अप्रोक्स 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इससे जो है लाभान्वित होंगे, जिनको इस स्कीम के तहत 10,000 रुपीज़ का जो है कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाएगा और जिसे रीपेमेंट के थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे 1 साल के अंदर उनसे जो है वो रिकवर किया जाएगा। तो ये स्कीम है जिसका नाम क्या है, पीएम स्वनिधि। हम बात कर लेते हैं स्टैटिक पॉइंट की। स्टैटिक पॉइंट में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिडबी जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो सिडबी का हेड क्वार्टर जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश है और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सिडबी का जो फाउंडेशन हुआ, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू आप इसका आंसर जो है कमेंट के थ्रू हमें बताएंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर जो है वो है उड़ीसा से। और उड़ीसा सेलिब्रेट्स राजप्रभा फेस्टिवल ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड वुमेनहुड। बेसिकली उड़ीसा स्टेट जो है वो एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है। बेसिकली ये फेस्टिवल जो है वो मेंस्ट्रुएशन और वुमेनहुड को लेके है, जिसका नाम जो है वो राजप्रभा है। राजप्रभा ऑफ उड़ीसा इज ए 3-day festival during the mid-June, preferably starts from 14th June and ends on 16th June, marking the beginning of monsoon. On this day, people celebrate menstruation and womanhood based on the belief that Mother Earth menstruates for 3 days, which is considered as a sign of fertility. Basically, ये जो राजप्रभा फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है मिड जून में, बेसिकली ये एक साइन को जो है वो स्प्रेड करता है और वो साइन जो है विथ रिस्पेक्ट टू जो है वो फर्टिलिटी है। हम उड़ीसा के स्टैटिक पॉइंट की बात कर लें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। गवर्नर जो हैं वो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और यहाँ का कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आपको हम अगले खबर की तरफ ले चलते हैं, अगले खबर की बात करते हैं। अगला खबर हमारा कौन सा है उसको देख लेते हैं। नीति आयोग forms panel led by अमिताभ कांत to develop job platform for migrant laborers। बेसिकली नीति आयोग जो है एक पैनल को फॉर्म कर रहा है जिसकी अध्यक्षता और जिसके जो हेड होंगे वो नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत होंगे। बेसिकली ये जो कमिटी बन रही है इसमें बेसिकली जो हमारा टॉप कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसको इंक्लूड किया जा रहा है और उस कंपनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जीक्यूटिव लेवल के मैन फोर्स हैं उनको जो है इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि वो जो है माइग्रेंट लेबर जो अभी फिलहाल इस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जॉबलेस हैं, उनको जॉब के लिए जो है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हेल्प किया जा सके।
इसके लिए ये कमेटी जो है वो फॉर्म की जा रही है। नीति आयोग हैज फॉर्म्ड ए हाई पावर्ड कमिटी ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स of technology companies like Google, Microsoft, and Tech Mahindra under the leadership of its CEO Amitabh Kant to develop a job platform that will help migrant laborers and blue collar workers who have lost their jobs during the lockdown to find better employment opportunities in their language around their place। तो यही बात है जो मैंने अभी आपको बताई। तो इसके लिए नीति आयोग जो है वो एक जो है कमिटी फॉर्म कर रहा है, जो कि हेड करेंगे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को इंक्लूड किया जा रहा है वो बेसिकली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा है। आपको मैं बता दूं कि इस कमेटी का इस कमेटी को इसलिए गठित किया जा रहा है क्योंकि ये जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म को जो है वो तैयार किया जा सके। बेसिकली the committee will look into technology based measures to address the issue related to migrant laborers। बेसिकली माइग्रेंट लेबर के साथ जो है कौन से वर्किंग इश्यूज हैं उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर किया जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा और उनके लिए जॉब प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाएगा। तो ये इस हेडलाइंस का जो है एक क्रक्स है। आगे हम चलते हैं, नीति आयोग की बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग के रिस्पेक्ट में आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी है। पहला ये कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो नीति के अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत हैं और इसके जो वाइस चेयरपर्सन हैं वो जो हैं वो राजीव कुमार हैं। यहाँ से आपके लिए भी एक क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आप कमेंट के थ्रू हमें बताएंगे कि पहले नीति आयोग को हम प्लानिंग कमीशन के तौर पे जानते थे, बट जब नीति आयोग बना तो ये जो नीति आयोग है वो कब बना, तो इसके फाउंडेशन डेट को आप जो है वो हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ें। आगे चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ और अगले हेडलाइन को देखते हैं कि अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है। India attend 32nd virtual EAG plenary meeting 2020 chaired by EAG chairman Mr. Yuri Chikanchin। जो इंडियन ऑफिशियल है, जो हमारा इंडियन ऑफिशियल है बेसिकली जो है वो जो है यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म प्लेनरी मीटिंग 2020 में जो है भाग लिया है। ये जो मीटिंग था वो 32nd मीटिंग था। इसमें इंडिया ने जो है वो पार्टिसिपेट करा है। हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इंडियन ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द 32nd स्पेशल Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism EAG Plenary Meeting 2020 under the aegis of the Financial Action Task Force FATF द्वारा ऑर्गेनाइज जो ये प्लानरी मीटिंग 2020 था उसमें इंडिया ने जो है वो भाग लिया है। द वर्चुअल मीट चेयर्ड बाय द EAG चेयरमैन मिस्टर यूरी चिकांचिन रशियन फेडरेशन एंड द EAG डिप्टी चेयरमैन Mr. Farhod Bilrov, Republic of Tajikistan, is said to be held in China in June 2020। तो बेसिकली ये चाइना में हेल्ड
ये बेसिकली जो है चाइना में हेल्ड हुआ, और इसको जो चेयर्ड किया, मतलब इसकी जो अध्यक्षता की इस मीटिंग की, वो ईएजी चेयरमैन मिस्टर यूरी चिकानचीन और ईएजी डिप्टी चेयरमैन मिस्टर फारोद बिलोलोव ने इसकी अध्यक्षता की। हम बात कर लेते हैं ईएजी ऑफ एफएटीएफ की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो ये मीटिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो द ईएजी इज ए रीजनल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 9 नेशंस, नेमली इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस. इट इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द एफएटीएफ. बेसिकली ईएजी का जो मेंबर है वो हमारा 9 नेशन है। मैंने उस नेशन को आपको बता दिया। इसके साथ साथ ये जो नेशंस हैं वो एसोसिएट मेंबर भी हैं किसके, तो एफएटीएफ के। अभी एफएटीएफ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है क्योंकि पाकिस्तान को इसने जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। हम बात कर लेते हैं एफएटीएफ की। बेसिकली इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। मेंबरशिप जो है 39 इसके मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं, और प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं जियानमिन लियू। तो ये इसका स्टैटिक फैक्ट्स है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम इसके साथ अपने अगले हेडलाइन की तरफ रुख करते हैं। देखते हैं हमारा अगला हेडलाइन क्या है। France commits 200 million euros to support India's COVID response. बेसिकली 200 मिलियन यूरोस का सपोर्ट इंडिया को मिला है कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए, जिसको जो प्रोवाइड किया है वो फ्रांस ने किया है। फ्रांस एंड इंडिया साइंड ए क्रेडिट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट प्रोमाइजिंग 200 मिलियन यूरोस। बेसिकली जो फ्रांस और इंडिया के बीच एक क्रेडिट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत जो है फ्रांस 200 मिलियन यूरो अप्रॉक्स रुपीस 1709 करोड़ 1709 करोड़ रुपीस जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए बेसिकली इंडिया को देगा, जो कि कोविड रिस्पॉन्स के ऊपर इसको यूज़ किया जाएगा। द फंड विल बी प्रोवाइडेड टू इंडिया थ्रू द एएफडी. ये फंड जो है इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है वो ये कि अभी फ्रांस और इंडिया के लिए कोविड रिस्पॉन्स के लिए कितने अमाउंट का एग्रीमेंट हुआ है, और ये एग्रीमेंट जो हुआ है वो किस कंट्री के साथ हुआ है, पहली बात। दूसरा ये कि ये जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा वो फ्रांस के कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और दूसरा कि कितने का अमाउंट जो है और कितने का फंड इंडिया को इसके थ्रू मिलने वाला है। तो पहला जो है ये फ्रांस के साथ इंडिया ने ये जो है वो साइन किया है एग्रीमेंट। दूसरा कि इसके तहत 1709 करोड़ रुपीस का सपोर्ट मिला है, जो कि यूज़ किया जाएगा कोविड रिस्पॉन्स के लिए। और फ्रांस के ऑर्गेनाइजेशन जो है एएफडी, जिसका फुल फॉर्म है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसीज, के थ्रू जो है ये अमाउंट और ये फंड इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। हम बात कर लेते हैं फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी की। तो इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो लॉरेंस तुबानिया हैं, और डायरेक्टर जनरल जो है रीमी रियोक्स जो है इसके डायरेक्टर हैं, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। तो ये हेडलाइन आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप, हमें ऐसा आशा है कि आप अभी मैंने जो भी हेडलाइंस डिस्कस करे वो सारे हेडलाइंस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम अपने आगे के हेडलाइंस की तरफ रुख करते हैं। अगले हेडलाइन की बात कर लेते हैं कि अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है।
1 billion children experience violence annually as countries fail to protect them, UN रिपोर्ट। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यूएन रिपोर्ट बोल रहा है कि 1 बिलियन चिल्ड्रन जो है ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो वायोलेंस के शिकार हो रहे हैं और कंट्री जो है इसको प्रोटेक्ट करने में जो है वो अपने आप को फेल साबित होता हुआ महसूस कर रहा है। इन अकॉर्डेंस विद द ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायोलेंस अगेंस्ट children 2020, a first of its kind report by United Nations, up to 1 billion children are affected by physical, sexual or psychological violence due to the inability of the countries to protect them by following the established strategies. बेसिकली जो है इस रिपोर्ट का मैं आपको नाम बता दूं, इस रिपोर्ट का नाम जो है वो है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायोलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020। बेसिकली इसमें यूएन के द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि जो भी कंट्रीज हैं वो बेसिकली इस वायोलेंस को प्रोटेक्ट करने में जो है वो फेल हो रहे हैं। और ये वायोलेंस बेसिकली जो हो रहा है वो फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल वायोलेंस है, जो कि लगभग 1 बिलियन चिल्ड्रन इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द रिपोर्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द यूनिसेफ and UNESCO, the UN Special Representative of the Secretary General on Violence Against Children and द इन वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो लॉन्च किया गया है, उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहा। वो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड एंड यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों एगीज के द्वारा बेसिकली ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। It charted progress in 155 countries against the INSPIRE framework, a set of 7 strategies for preventing and responding to violence against children. बेसिकली इसमें जो शामिल किया गया 155 कंट्रीज बेसिकली इंस्पायर फ्रेमवर्क के थ्रू शामिल किया गया और इसके थ्रू ये रिपोर्ट बनाया गया। और इसमें जो बेसिकली 7 स्ट्रेटजी जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि प्रिवेंशन को जो है वो प्रिवेंशन की तरफ वर्क करेगा और वायोलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है उसके रोकथाम में मदद करेगा। हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की। इसका मैंने आपको फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका। तो यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल जो है वो ऑद्रे अजुले हैं। 193 मेंबर्स जो हैं इसके कंट्री मेंबर हैं और 11 जो हैं इसके वो एसोसिएट मेंबर भी हैं। यूनिसेफ की बात कर लूँ तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं इसके वो हेनरिएटा होल्समैन 4 हैं। WHO की बात कर ली जाए तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस एधनोम गैब्रियसिस इसके जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं और सौम्या स्वामीनाथन जो हैं वो चीफ साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ से ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ें और चलें अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगले हेडलाइन को देखते हैं। अगला हेडलाइन जो है वो हमारा क्या है, तो RBI डबल्स विड्रॉल लिमिट to ₹1 lakhs फॉर PMC बैंक डिपोजिटर्स, 4 अदर बैंक्स विड्रॉल लिमिट इंक्रीज्ड। बेसिकली RBI ने जो है वो 1 लाख से विड्रॉल लिमिट को जो है वो डिपॉजिटर के लिए बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है। और इसके अलावा 4 जो अदर बैंक्स हैं उनके विड्रॉल लिमिट को भी बढ़ा दिया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड द विड्रॉल लिमिट फ्रॉम पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक to ₹1 lakhs from ₹50,000 but extended the moratorium on the bank for another 6 months. Basically
ये जो विड्रॉल लिमिट बढ़ाया गया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के लिए इसको बढ़ाया गया है, जो कि पहले 50,000 था, उसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। द आरबीआई ऑल्सो रेज द विड्रॉल लिमिट ऑफ 4 other banks whom curbs and earlier been put in place, namely Kerala Mercantile Cooperative Bank Limited, Kozhikode Kerala हिंदू कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट पंजाब श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता सहकारा बैंक नियामिता एंड इसके अलावा ये कुछ बैंक्स हैं, इनको भी ये परमिशन मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इसका जो स्टैटिक पॉइंट है वो ऑलरेडी मैं पिछले सेशन में भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपका पॉइंट क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर देखते हैं कि अगला खबर हमारा कौन सा है। Exim Bank extends line of credit of $to 0.10 million to निकारागुआ गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमारा बैंक है एक्सिम बैंक, वो इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे लाइन ऑफ क्रेडिट को जो है लाइन ऑफ क्रेडिट को जो है वो बढ़ा दिया है, कितना से, तो 20.10 मिलियन यूएस डॉलर से, जो कि बढ़ाया गया है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ के लिए। बेसिकली द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय तरुण शर्मा, जनरल मैनेजर एक्सिम बैंक, जोस एड्रियन कैवेरिया, जनरल वाइस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड पब्लिक क्रेडिट, गवर्नमेंट ऑफ निकारागुआ। तो इनके बीच ये जो है वो एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पे एक्सिम बैंक के द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट को जो है वो 20.10 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ा दिया गया है। बेसिकली हम एक्सिम बैंक की बात कर लेते हैं तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो डेविड रैस्क्यूनहा जो इसके हैं वो एमडी और सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारी ये कोशिश है कि अब जो हमारा करेंट अफेयर्स का सेशन होगा बेसिकली वो एमसीक्यू पे होगा, क्योंकि एमसीक्यू के साथ होगा क्या कि हम एमसीक्यू के ऑप्शंस को अगर डिस्कस करते हैं तो उससे पहला तो हमारा जो हमारा करेंट एमसीक्यू है वो तैयार हो जाता है। दूसरा ये कि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगे मैं आपको वहीं पे बता दिया करूँगा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो हमारा कोशिश इस पे जारी है कि मैं उस सेशन को जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। आगे चलते हैं। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड पार्टनर्स विद HDFC बैंक ऑफ फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म। बेसिकली Hyundai मोटर ने HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जहां पे जो है रिटेल फाइनेंस किया जाएगा और उस फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो होगा हमारा क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग होगी, जो कि पार्टनरशिप किया गया है Hyundai और HDFC बैंक के साथ। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, क्लिक टू बाय किसके किसके बीच हुआ है और इसका काम क्या है। हम स्टैटिक पॉइंट की बात कर लें तो Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं श्योन शॉपकिम। बात कर लें HDFC की तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और दीपक एस पारेख इसके जो हैं वो चेयरमैन हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगले खबर की बात कर लेते हैं। जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है वो इंडिया का फर्स्ट फॉर्म बन गया है, जो कि 11 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को हिट कर लिया है। कब, तो जो है जून 11 2020 को। इसके साथ ही उसकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन जो है
वो 11.15 ट्रिलियन की हो गई है। इसके साथ मुकेश अंबानी जो है वो वर्ल्ड के 9th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 11 ट्रिलियन का हो गया है। बेसिकली बेसिकली ये हमारा इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो कंपनी बन गया है। इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि मोस्ट वैल्यूड फर्म जो है अभी हमारा RIL हो गया है। कब से? तो 11 जून 2020 से। इसके साथ जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे स्थान पर बरकरार है, जिसका टोटल वैल्यू जो है वो 7.7 ट्रिलियन है। हम बात कर लेते हैं RIL की। तो RIL के फाउंडर चेयरमैन जो थे वो धीरू भाई अंबानी थे, और अभी करंट चेयरमैन जो हैं वो मुकेश अंबानी हैं। तो ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इसका हेड क्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि RIL का जो हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र है। आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि अभी इंडियन फर्म की अगर बात करी जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो सबसे टॉप पे हमारा कंपनी है, जो कि जो इंडियन फर्म के तौर पे सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर जो है वो हमारा TCS है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका टोटल मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन जो है वो कितना है? तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1 दैट्स मीन कि 11.15 ट्रिलियन। और जब TCS की बात करी जाए तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7.7 ट्रिलियन है। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड 9th पोजीशन पे जो है मोस्ट रिचेस्ट पर्सन की बात अगर की जाए तो उसमें कौन है? तो अनिल अंबानी जो हैं, सॉरी, मुकेश अंबानी जो हैं वो 9th पोजीशन पर सबसे रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड वाइड बने हुए हैं। जब पहले पोजीशन की बात की जाए तो उस पे ये अमेजोन के जो अभी हैं वो बेजोस वो अभी पहले स्थान पर बने हुए हैं। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जेफ बेजोस जो हैं वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अपने अगले हेडलाइन की तरफ रुख करते हैं। अगला हेडलाइन क्या है उसको देख लेते हैं। फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NIPFP। अगर मैं NIPFP की बात कर लूँ तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। बेसिकली इसके चेयरमैन के पोस्ट पे जो है वो अपॉइंट किया गया है इंडियन RBI गवर्नर उर्जित पटेल को। तो द फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उर्जित पटेल was appointed as the chairman of National Institute of Public Finance and Policy. He will start his 4-year tenure on 22nd June 2020, succeed विजय लक्ष्मण केलकर, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ NIPFP। तो बेसिकली इनका जो कार्यकाल है वो 4 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 22 जून से स्टार्ट है, और बेसिकली इससे पहले जो इसके चेयरमैन थे वो थे लक्ष्मण केलकर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। RBI के फॉर्मर गवर्नर जो थे उर्जित पटेल, उनको NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात कर लूँ NIPFP की। द सेंटर अंडरटेक्स रिसर्च, पॉलिसी, एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरियाज रिलेटेड टू public economics, and the institute assists the central, state and local government in formulating policies by providing an analytical base. Basically NIPFP केंद्र सार्वजनिक अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्रों में रिसर्च, नीति, वकालत और क्षमता निर्माण करता है, और संस्थान जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करके नीतियों को तैयार करता है, और साथ ही साथ जो है केंद्र और राज्य को ये जो है वो क्या करता है,
हेल्प प्रोवाइड करता है। इसके चेयरमैन आपको अभी पता है कौन बने हैं? उर्जित पटेल। इसके हेड क्वार्टर की बात कर ली जाए तो इसके हेड क्वार्टर जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। आपको आरबीआई के स्टैटिक पॉइंट्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, तो इसको हम स्कीप करते हैं। यहाँ से चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगले हेडलाइन में क्या है उसको देख लेते हैं। Union Minister Prahlad Joshi launches Satyabhama portal to promote research and development in mining and mineral sector. बेसिकली ये जो हमारा पॉइंट है ये मैंने पिछले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको मैं यहाँ से स्किप करता हूँ। वैसे भी इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि सत्यभामा जो हमारा पोर्टल है वो बेसिकली किसके लिए डेवलप किया गया है? तो माइनिंग में और मिनरल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इसको डेवलप किया गया है। इसको डेवलप करने वाला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। बेसिकली इसको इंटीग्रेट किया गया है नीति आयोग के पोर्टल के साथ, जिसका नाम है दर्पण पोर्टल। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरा, और इस पोर्टल का नाम क्या है ये आपको याद रखना है, तो इसका नाम जो है वो सत्यभामा है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अभी करंट में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं कोल और माइंस के, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री प्रहलाद जोशी। बात कर लें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ, जो कि स्पोर्ट्स से आ रहा है। नेशनल चैंपियन निकी कालायांदा पोंचा elected to ITF men's tennis panel. The International Tennis Federation announced 25 years old Nikki Kalyanda Punancha National Championship of India as a member of the ITF World Tennis Tour men's panel representing the Asia Oceania zone with TI चेन ऑफ चाइनीज ताइपे। तो बेसिकली इनको जो है, जिनका नाम क्या है? निकी कल्याणदा पोंचा। बेसिकली पोनांचा बेसिकली इनका नाम है। इनको जो है ITF के लिए जो है इनको उस पैनल में शामिल कर लिया गया है। हम बात कर लें ITF की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको पता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड हैगर्टी हैं। इसके COO जो है कैली फेवेदर, हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल फिलहाल में नेशनल चैंपियन जिनका नाम है निकी कालियांदा पुनांचा, इनको जो है ITF मेंस टेनिस पैनल के लिए अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है, चुना गया है। दूसरा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि निकी कालियांदा पुनांचा जो है किस खेल से संबंधित है? तो वहाँ भी आपका आंसर क्या होगा? टेनिस होगा। दूसरा कि आपको ITF का स्टैटिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ये क्लियर है। हम अपने बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर क्या है उसको देख लेते हैं। पद्मश्री अवॉर्डी एंड सोशल वर्कर विद्याबेन शाह पास्ड अवे। बेसिकली इनको पद्मश्री नवाजा जा चुका था। इनका देहांत हो गया है। जिनका नाम क्या है? इनका जो नाम है वो है विद्याबेन शाह। तो इनका जो है देहांत हो गया है। बेसिकली ये सोशल वर्कर थी और इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका था। सी एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट बाल भवन इन राजकोट इन द 1940। और दूसरा कि इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में 7 नवंबर 1922 को हुआ था। ये जो थी वो फर्स्ट नन ऑफिशियल हेड भी थी, जो कि न्यू दिल्ली के म्युनिसिपल काउंसिल में नन ऑफिशियल हेड के तौर पे नियुक्त की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स इसको आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में पद्मश्री अवॉर्डी और सोशल वर्कर जो थी उनका देहांत हो गया है। उनका नाम क्या है? विद्याबेन शाह।
दिल्ली की बात कर ली जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल हैं और गवर्नर जो हैं वो अनिल बैजल साहब हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो हम चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। World celebrate International Day of Yoga on 21st June. United Nations celebrates International Day of Yoga globally on 21st June every year to raise awareness worldwide of the many benefits of practicing yoga. Yoga is an ancient physical, mental, and spiritual practice that oriented that originated in India. The word yoga derives from Sanskrit and means to join or to unite, symbolizing the union of body and consciousness. बेसिकली यूनाइटेड नेशन जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, और इसका मेन मकसद जो है वो वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस फैलाना है बेनिफिट्स और योगा का बेसिकली क्या बेनिफिट्स है, योगा को करने से क्या लाभ है, इसके अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए इसको हर साल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पे सेलिब्रेट करता है। बेसिकली योगा जो है एक एंशिएंट फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि इंडिया में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था। द वर्ड योगा डिराइव्स फ्रॉम संस्कृत and means to join or to unitize, symbolizing the union of body and consciousness. बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, ये वर्ड योगा जो है संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब ही है कि आप अपने शरीर के सभी कॉन्शियसनेस वाली चीज़ों को एक जगह जो है आप एकत्रित करते हैं और उसको यूनाइट करते हैं। इस साल का जो योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उसका जो थीम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। इसका जो इस साल का थीम रखा गया है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये बेसिकली मैंने आपको जो मैं क्विज का क्वेश्चन डालता हूँ अपने फेसबुक पेज पे, उसके सेट में मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ कि हर रोज हमारा 10 क्वेश्चंस का जो करंट अफेयर्स के साथ उसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी होते हैं, उनके सेट को मैं इंक्लूड करता हूं जहां पे 10 क्वेश्चन रखे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उसको आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाई सुमन साकेत। उसको आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात कर लें तो इंडिया प्रपोज द ड्राफ्ट रिजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड द प्रपोजल वाज इंडोर्स्ड बाय रिकॉर्ड 175 मेंबर स्टेट्स, recognizing its universal appeal on 11th of October 2014. The United Nations proclaimed 21st June as the International Day of Yoga by Resolution 69/131. तो बेसिकली इसको जो ड्राफ्ट किया गया वो जो ड्राफ्ट किया गया वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसको ड्राफ्ट किया गया। बेसिकली इंडिया ने इसको प्रपोज किया था और इसके लिए एक रिजोल्यूशन आया और इसमें जो है अप्रॉक्स 175 मेंबर स्टेट ने पार्टिसिपेट किया और सभी की सहमति से जो है 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन ने ये अनाउंस किया कि 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएंगे, कमेंट के थ्रू आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, इसका हमें इंतज़ार रहता है और रहेगा। दूसरा ये कि फिर से हमारा एक आपसे निवेदन है कि जो ऑलरेडी मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो इस चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर हो सके। लाइक करें और जो लोग नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं, यहीं एंड करते हैं। फिर कल हमारी इसी चैनल पे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।